नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम सीधे एक बेहद गर्मागर्म और अहम मुद्दे पर आते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने चुनावी धोखाधड़ी के कुछ ऐसे गंभीर और व्यापक आरोप लगाए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन सारे दावों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर टीएमसी की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरी बात को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, फिर ईवीएम और मतगणना के अजीबोगरीब दावे, सीसीटीवी और फॉर्म 17C से जुड़ी मांगें, अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप, चुनाव के बाद हुई हिंसा के दावे और आखिर में टीएमसी का अगला कदम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सुप्रीम कोर्ट की अपील। ये इस पूरे विवाद का वो केंद्र है जहां आकर सारी बातें रुकती हैं। अब देखिए, ये 100 का जो आंकड़ा है ना, ये कोई हवा में नहीं उछाला गया है। अभिषेक बैनर्जी के दावों का पूरा फोकस एक खास लिस्ट पर है जो चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इसमें ठीक 100 विधानसभा सीटें शामिल हैं। टीएमसी का सीधा सा दावा है कि इन्हीं 100 सीटों पर सबसे बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है। दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है, ईवीएम और काउंटिंग से जुड़े आरोप, जहां बैटरी लाइफ और टाइमलाइन पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। टीएमसी का कहना है कि मतदान वाले दिन जिन ईवीएम मशीनों पर सवाल उठे हैं वो लगातार 12 घंटे तक चालू थीं। जाहिर सी बात है, इतने लंबे वक्त तक किसी भी मशीन का इस्तेमाल होगा तो कुछ तो असर पड़ेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसा है। अभिषेक बनर्जी का सवाल है कि भाई 12 घंटे के लगातार इस्तेमाल के बाद जब मतगणना के दिन मशीनें खुली तो उनकी बैटरी 90 से 95% कैसे चार्ज हो सकती है। जरा सोचिए। टीएमसी का तर्क है कि तकनीकी रूप से ये बिल्कुल नामुमकिन है और ये सीधा सीधा मशीनों से छेड़छाड़ या उन्हें बदले जाने का एक बड़ा संकेत है। अगर हम मतगणना वाले दिन की टाइमलाइन देखें तो टीएमसी की कहानी कुछ यूं है। सुबह गिनती नॉर्मल तरीके से शुरू हुई, लेकिन दोपहर 2:30 बजे तक जब सिर्फ 10 से 15% ही वोट गिने गए थे, तभी उनके काउंटिंग एजेंटों को कथित तौर पर जबरन बाहर निकाल दिया गया और फिर शाम तक बिना किसी एजेंट की मौजूदगी के एक तरफा और असत्यापित तरीके से गिनती चलती रही। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। जब आरोप इतने संगीन हैं तो सबूत भी मांगे जाएंगे। यहाँ बात हो रही है सीसीटीवी और फॉर्म 17C की मांग की। टीएमसी ने चुनाव आयोग को एक सीधा और खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि उन 100 विवादित सीटों में से कम 10 मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक की जाए। और समय देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिक, आधी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का। उनका दावा है कि अगर सब कुछ साफ सुथरा हुआ है तो ये फुटेज सामने ला दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ने से पहले जरा इस दस्तावेज को समझ लेते हैं। फॉर्म 17C, ये असल में होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये पोलिंग बूथ पर भरा जाने वाला आधिकारिक रिकॉर्ड है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि कितने वोट पड़े, बल्कि उस खास ईवीएम का सीरियल नंबर भी दर्ज होता है। चुनाव में धांधली पकड़ने के लिए ये एक बहुत अहम कड़ी माना जाता है। और यहीं से निकलकर आता है सबसे बड़ा विरोधाभास। टीएमसी का आरोप है कि कल्याणी और निमड़ी जैसी कुछ जगहों पर जो ईवीएम सीरियल नंबर मतदान के दिन फॉर्म 17C में लिखा गया था, वो उस मशीन के नंबर से मैच ही नहीं कर रहा था जो गिनती के दिन टेबल पर लाई गई। उनके हिसाब से ये साफ इशारा है कि वोटों की गिनती से ठीक पहले मशीनें ही बदल दी गई थीं। अब बढ़ते हैं चौथे बिंदु की तरफ। क्या चुनाव अधिकारियों के बीच कोई पक्षपात था? क्या पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड में ही समझौता कर लिया गया था? चुनाव के दौरान सिस्टम में कई लेयर्स होती हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर से लेकर काउंटिंग एजेंट, सुपरवाइजर और सबसे ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट के नियम कहते हैं कि राज्य और केंद्र के अधिकारियों को मिलाकर एक बैलेंस बनाना चाहिए। लेकिन आरोप यह है कि इस बार राज्य के कर्मचारियों को साइडलाइन कर दिया गया और पूरी कमान सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाथ में सौंप दी गई, जिससे कथित तौर पर पूरा सिस्टम ही एक तरफा हो गया। और इस कथित हेरफेर का पैमाना कोई छोटा मोटा नहीं बताया जा रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर का उदाहरण ही ले लीजिए। दावा किया गया है कि वहां पूरे 32 लाख वोटों का अंतर देखा गया है। 32 लाख? आरोप है कि लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, नए नाम जोड़े गए और गिनती के दौरान बड़े पैमाने पर वोटों के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारा पांचवा बिंदु थोड़ा गंभीर है। अभी तक हमने जो बात की वो तकनीकी और प्रशासनिक शिकायतों की थी, लेकिन
अब बात करते हैं चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा और उसके शारीरिक नुकसान की। टीएमसी की तरफ से जो आंकड़े सामने रखे गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उनके मुताबिक नतीजे आते ही उनके 300 से 400 पार्टी ऑफिस तबाह कर दिए गए, लगभग 150 उम्मीदवारों के घरों पर हमले हुए और बात सिर्फ तोड़फोड़ तक नहीं रुकी। नानूर और बिलियाघाटा जैसी जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या भी की गई। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए इस एक लाइन पर गौर कीजिए। टीएमसी का दर्द और उनका मुख्य आरोप इसी में छिपा है। हमारे एजेंटों को सचमुच लात मारकर केंद्रीय बलों द्वारा निकाल दिया गया और फिर हेरफेर किया गया। ये दिखाता है कि कैसे शारीरिक बल और चुनावी धोखाधड़ी के दावों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब के बाद टीएमसी का अगला कदम क्या है? उनकी कानूनी जवाबी रणनीति क्या होने वाली है? टीएमसी सिर्फ आरोप लगाकर शांत नहीं बैठी है। उन्होंने तुरंत एक 12 सदस्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। 4-4 लोगों की 3 टीमें बनाई गई हैं जो सीधे प्रभावित इलाकों में जाएंगी। इनका काम है ग्राउंड पर जाकर असलियत देखना, पीड़ितों से बात करना और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक-एक पुख्ता दस्तावेज जमा करना। कुल मिलाकर बात यहाँ आकर टिकती है कि ये सारी भागदौड़, डेटा कलेक्शन और सीसीटीवी की मांग किसी हवाई दावे के लिए नहीं है। टीएमसी का अल्टीमेट गोल बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी फुल प्रूफ, सबूतों से लैस और सटीक अपील दायर करना जिसे अदालत सिरे से खारिज न कर सके। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि ईवीएम की 95% बैटरी से लेकर फॉर्म 17C के बेमेल होने तक टीएमसी ने चुनाव प्रणाली पर कितने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, क्या इतने बड़े बड़े आरोप सुप्रीम कोर्ट की बारीक कानूनी जांच में टिक पाएंगे, या फिर इस चुनाव का जनादेश बिना किसी दाग के कायम रहेगा? ये लड़ाई भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।